नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आर्यन। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में भी कुछ झलकियां, फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस में डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आज मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। कांग्रेस नेता राहुल द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर भाजपा का पलटवार। कहा, राहुल को राजनीति का ज्ञान नहीं, उन्हें इतिहास पढ़ाना चाहिए। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश के दौरे पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। दस्सल वन क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान जारी। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में होंगे शामिल। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के इतर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे समापन समारोह में मुख्य अतिथि। आयोजन में 19 विदेशी समेत सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि शामिल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने दबदबा कायम रखते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान रखा बरकरार। आज वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धा होंगी आयोजित। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। लक्ष्य के सामने होगी मलेशिया के लियोंग जून हाओ की चुनौती। वहीं किरण का सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पापोव से होगा। तो सुर्खियों के बाद में बुलेटिन में डालते हैं विस्तार से खबरों पर नजर और सबसे पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने रायगढ़ किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा को लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आयोजित शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक शिव राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए।
राज्य में शिव राज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रुक करते हैं इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर उनके बयान को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा देश के प्रधानमंत्री और सरकारी संस्थाओं का अपमान करते रहे हैं। ऐसे लोग आज देश का बंटवारा करने वाली संस्थान को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति का ज्ञान नहीं है, उन्हें इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहा है। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ये कहकर बंटवारे का बीज रोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के रूह में जिन्ना रहते हैं। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है तो मैं ये कहूंगा कि हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, ये बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के, ये ज्यादा खतरनाक है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़ गए। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा और बीते आज के दिन को मिलाकर लगातार 3 दिनों से उनके जो बयान है उस पर बीजेपी बेहद मुखर नजर आ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग को सेकुलर कह देना ये तो अपने आप में सेल्फ गोल जैसा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बहुत सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। जब अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राहुल गांधी की आदतन एक बयानबाजी की आदत है और कांग्रेस पार्टी शरारतन ऐसा करती है, और ये सोच को दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के। जब ओसामा को ओसामा जी उनके नेता कहते हैं, जब पीएफआई और सिमी को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं जिन पर बैन लग चुका है, जो आतंकी संगठन घोषित है, इस तरह से दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक जो सोच है वो राहुल गांधी के बयानों में दिखती है। और राहुल गांधी इस तरह के बयान देकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताना, ये आखिर कांग्रेस पार्टी की उस सोच को दर्शाता है। जब वो देखते हैं कि जब सिमी के बारे में कोई बयान देना हो, पीएफआई पर बयान देना हो, तब उसे सांस्कृतिक संगठन के नेता बताने लगते हैं। ओसामा बिन लादेन जो आतंकी था उसमें ओसामा जी उनके नेता कहते हैं। इस तरह से तमाम आतंकियों को या फिर जाकिर नाइक को प्रबुद्ध बताते हैं। तो जो जिन पर आतंक के आरोप हैं, जो आतंकी हैं, उनको सम्मानजनक शब्दों के साथ उनका नाम लेना, और पीएफआई और जो है सिमी जैसे आतंकी संगठन को इस तरह से सांस्कृतिक संगठन बताना, और अब मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताना। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें जिस तरह से चलाई कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्यों में, उसका भी उदाहरण सुधांशु त्रिवेदी ने दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सोच पर भी सवाल उठा रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान दिए गए हैं।
आदतन बयान राहुल गांधी इस तरह के देते हैं। जब विदेश जाते हैं, देश के दूसरी देश की धरती से वो बयान देते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, भारत में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको नकारते हैं, और अब तो मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की भी सोच को दर्शाता है। और शरारतन कांग्रेस पार्टी इस तरह करती रहती है, ये भी बीजेपी ने कहा। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर और खासतौर पर राहुल गांधी पर, उनके बयानों को लेकर। शैलेंद्र, हमने कल भी देखा कि राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी से इस बात का जिक्र किया कि देश को बदनाम करने की कोशिश के तहत उन्होंने इस बात को कहा कि जो अल्पसंख्यक है हिंदुस्तान में वो कहीं ना कहीं डर महसूस करते हैं। ये भी लगातार एक कांग्रेस की या राहुल गांधी की तुष्टीकरण की जो नीति है या जो राजनीति है उसकी ओर साफ तौर से इशारा करती है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर ही कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। देखिए, जब राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि 80 के दशक में जो अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति थी वैसा कुछ मुस्लिमों की स्थिति है, बीजेपी ने पलटवार करके यह कहा कि देखिए, आप 80 की बात करते हैं, उस समय सरकार किसकी थी, पहले आप ये बताइए। आप संस्थाओं पर कब्जे की बात करते हैं, किसने इमरजेंसी लगाई थी उसकी बात कीजिए, और आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था देखिए बहुत पिछड़ रही है, चुनौतियों का सामना करने पड़ रही है। और ऐसे में जब दो रिपोर्ट्स आती हैं, मॉर्गन स्टैनले और जो दूसरी रिपोर्ट आई वो बताती है कि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है, हम इन्फ्लेशन पर काबू पाने में बहुत सफलतापूर्वक हम उसमें आगे रहे हैं। रिपोर्ट्स कुछ और कहती है, तमाम ग्लोबल एजेंसी कुछ और कहती है, देश में आत्मविश्वास बढ़ रहा है भारत के प्रति, दुनिया में बदलाव, एक सोच बदली है लोगों की। लेकिन दूसरी तरफ आप भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, भारत के जो आर्थिक बेहतर संकेतक है उसको नकारने का काम करते हैं गलत तथ्यों के आधार पर। और अब मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। तो ये आप आदतन इस तरह के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी की भी सोच दर्शाता है, चूंकि ये कोई पहला बयान नहीं है जब तुष्टीकरण की तरफ इशारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है या खुद राहुल गांधी ने। इससे पहले हम जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जब ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था, जब पीएफआई और सिमी पर जब बैन लगाया गया था तब क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। तो निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठते हैं कांग्रेस पार्टी के, और इन बयानों से बीजेपी और हमलावर है और सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी की नीति पे। जी शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के दस्सन वन क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। जंगल के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। दरअसल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रमेश रैना इस वक्त जम्मू से फोन लाइन पे मौजूद हैं। रमेश, अगर बात की जाए तो इस समय इस पूरे ऑपरेशन का अपडेट क्या है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी जारी है? जी आरिंदर, अभी ऐसा है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। अभी भी जो लेटेस्ट ये है कि सर्च अभियान वहां भी जारी है। अभी भी कुछ तलाशी की जा रही, इस बात की आशंका इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं और कोई आतंकवादी तो छुपा हुआ तो नहीं है, इसलिए अभी तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और ये बता दें कि जो मुठभेड़ कल शाम को शुरू हुई थी, रात भर पूरी रुक रुक के फायरिंग हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। तो आज सुबह एक आतंकवादी को मार गिराया गया, उसकी जो डेड बॉडी है उसको हमारे फोर्सेस ने रिकवर किया हुआ है। और उसके कब्जे से एक 47 राइफल और कोई 5 ग्रेनेड जो हमने वह बरामद किए अभी तक। तो ये बता दूं कि अभी भी ये तलाशी अभियान जारी है। लेकिन ये है कि जो अभी लेटेस्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें ये कि ये गोलीबारी अभी फिलहाल रुकी हुई है, मतलब बंद है, कुछ देर से बंद है। जी तारिंदर। जी शुक्रिया रमेश इस अपडेट के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका। और आगे बढ़ते कुछ नजर डालते हैं इस वक्त की राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के इंदौर पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक अंदाज में जोरदार तरीके से स्वागत किया। हवाई अड्डा परिसर में प्रचंड के स्वागत के दौरान स्थानीय कलाकारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर निमाड़ अंचल के गणगौर नृत्य और आदिवासियों के भागोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने भी प्रचंड का हवाई अड्डा परिसर में स्वागत किया। पुष्पकमल का उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा
करने का कार्यक्रम है। इसके पहले कल पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नेपाल और भारत दोनों की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक समान है और उसी भाव से उन्होंने मध्य प्रदेश की परंपरा के अनुरूप नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इंदौर में आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप हृदय से स्वागत किया है। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो, सहयोग और बढ़े। मैं समझता हूं कि उनकी इस यात्रा से इस दिशा में ठोस कदम उठेंगे। आज उनके सम्मान में मैं रात्रि भोज भी दे रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। केप टाउन में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि फंडिंग और उसके प्रचार प्रसार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला किया जाना चाहिए और इसे किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं किया जाना चाहिए। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक सकारात्मक रही। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो भी साझा किया। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर्स को आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी संवाददाता बेगना देव इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। बेगना, अब ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस लिहाज से और किस तरीके से इस वक्त अहम हो जाती है, क्योंकि तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं जहां पर देखा जाए तो ब्रिक्स के चारों देशों के बीच आपसी सहयोग इस वक्त की जरूरत है। बिल्कुल, और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर हम साफ तौर पर ग्लोबल साउथ की भी अगर बात करें तो पैंडेमिक के बाद का जो स्ट्रेस रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेस जो रहा है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, सप्लाई चेन्स को और किस तरीके से मजबूत किया जाए। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, सोशल स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सभी चीजों के ऊपर खास तौर पर फोकस है। एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो बाहर आया है विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, जिसे केप ऑफ गुड होप जॉइंट स्टेटमेंट कहा गया है। ये जो मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसके बाद ये आया है और यही मोमेंटम सेट करेगा ब्रिक्स समिट के लिए जो अगस्त में होने वाली है। और अगर हम देखें तो इसमें यूएन के रिफॉर्म्स की बात की गई है, उसके साथ ही जो टेररिस्ट एंटिटीज हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के माध्यम से, उसके ऊपर बात की गई है, उसके ऊपर कंसर्न है। उसके साथ ही किस तरीके से G20 एक इम्पोर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम है, उसके ऊपर भी बात कुछ है। और अगर हम देखें तो कुछ अहम चीजें जैसे फ्री, ओपन, ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल, रूल्स बेस्ड और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम की बात हुई है। और साथ ही साथ ऐसे मैकेनिज्म की बात हुई है जहां पर ट्रेड है उसको और ज्यादा आसान बनाया जा सके, उसके ऊपर खास तौर पर बातचीत रही है। अगर देखें तो सूडान में जो परिस्थिति है उसके ऊपर भी कंसर्न दिखाया है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ब्रिक्स देशों के, उन्होंने सूडान सिचुएशन पे कंसर्न दिखाया है और उसके साथ ही कहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको निर्बाध तरीके से सूडान तक पहुंचने दिया जाए। तो इन चीजों पर भी बातचीत हुई है। और खासतौर पर टेररिज्म की बात जब करें तो हमने देखा विदेश मंत्री डॉक्टर ने भी टेररिज्म को किस तरीके से काउंटर किया जाए उसके मेजर बहुत अहम है, इस बात से रखा। और टेरर फाइनेंसिंग
और सपोर्ट जो कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग को, वो भी काउंटर करता है, उस पर भी जोर दिया। जी शुक्रिया मेघना इस अपडेट के लिए। और निश्चित तौर से अगस्त में जो शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स पर, उस पर भी नजरें रहेंगी और निश्चित तौर से उसका एक आधार विदेश मंत्रियों की ये बैठक करती नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग कर रहा है। अब एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस मांगों पर जोर दिया है। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना आज की बहुध्रुवीय और आपस में जुड़ी हुई दुनिया की हकीकत से परे है। ये परिवर्तन को अपनाने, उभरी हुई शक्तियों को पहचानने और एक अधिक समावेशी और प्रभावी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने का समय है। We are reminded of the world's evolving challenges and the pressing need for a council that is more representative, more inclusive and effective in maintaining global peace and security. Current composition of the Security Council no longer aligns with the realities of our interconnected and multipolar world. The council structure, designed in a different era, does not reflect the rise of new powers, the shifting geopolitical landscape, and the aspirations of nations. The inclusion of emerging economies and regions with growing political influence is not just a matter of fairness. It is a pragmatic necessity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर बधाई दी है। देश के सभी एम्स में से नागपुर एम्स ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान है। एम्स नागपुर के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संस्थान ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के विशेष कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को आईपीसी में बनाए रखने की आवश्यकता है। इसको हटाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। हालांकि कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे, इसके लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। कानून में और ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए आयोग ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। कमीशन ने कहा है कि न्यूनतम सजा 3 साल की जगह 7 साल होनी चाहिए। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस की जरूरत है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की शुरुआती जांच और जांच रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी के बाद ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने में से चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि राजद्रोह कानून के तहत कोई भी मामला फिलहाल दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई टालने का आग्रह यह कहते हुए किया था कि सरकार ने लॉ कमीशन से इस मामले में सुझाव मांगे हैं। पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित एक महिला की दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सर्जरी के बाद उसे डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। मेडिकल साइंस ने इसे दुर्लभ सर्जरी माना गया है। पार्किंसन बीमारी न्यूरोलॉजिकल है, जो ब्रेन के फंक्शन में हुई किसी कमी के कारण होती है। इसमें शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर के मूवमेंट बिगड़ने लगती है। अब गंगाराम अस्पताल में जिस मरीज की सर्जरी की गई है उनका नाम सावित्री देवी है। उम्र 50 साल से ज्यादा है। मरीज को पिछले 9 साल से पार्किंसंस बीमारी थी। दवाओं के जरिए इलाज के बाद भी दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ रही थी। गंगाराम अस्पताल के सभी जरूरी जांच के बाद डॉक्टरों ने मरीज को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का विकल्प दिया, जिसका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट किया गया। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक नई सर्जरी है जिसमें दिमाग के एक खास हिस्से को पेसमेकर के जरिए एक्टिव करके दिमाग के सब थैलेमिक न्यूक्लियस को सक्रिय किया जाता है। इस सर्जरी में ब्रेन में इलेक्ट्रोड को लगाए जाते हैं। सर्जरी के दौरान मरीज का ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड कर उसकी लोकेशन देखी जाती है। ये सर्जरी डिप्रेशन और डायस्टोनिया जैसी बीमारियों में भी काफी उपयोगी है। इस दौरान मरीज की लगातार जांच भी की जाती है। ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड होते हैं। सर्जरी के बाद मरीज ठीक हो गई है। उनकी दवाओं की खुराक कम कर दी गई है और मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स भी हैं वो भी लगभग खत्म हो गए हैं।
डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें ब्रेन के अंदर बहुत ही छोटे छोटे छेदों के द्वारा तार डाले जाते हैं और ये तार ब्रेन के पेसमेकर का काम करते हैं। ये पेसमेकर जब इलेक्ट्रिक करंट डालता है ब्रेन में तो यही सारी दिक्कतें कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ऐसे में दवाई की मात्रा कम हो जाती है और दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसी तरह की सर्जरी जो है वो हमने इस पेशेंट में करी। सर्जरी के दौरान ये पेशेंट पूरी तरह जागी हुई थी ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें उसी समय पे पता लग जाए। आज के समय में ये पेशेंट एकदम स्वस्थ हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। इस तरह की जो सर्जरी होती है वो हम और भी बीमारियों में कर सकते हैं, जैसे ट्रेमर्स, डिस्टोनिया, एपिलेप्सी, क्रॉनिक पेन, मेनिया, ओसीडी, डिप्रेशन, और इस तरह की सर्जरी में काफी सफलता हमें हाथ में लग रही है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी है। साथ ही अदालत ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए इसे ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट 8 जून को आगे इस पर सुनवाई करेगा। जगदीश टाइटलर के खिलाफ ये केस पुलबंगश इलाके में 3 सिखों की हत्या और गुरुद्वारा में आग लगाने के आरोप से जुड़ा हुआ है। इससे पहले अप्रैल महीने में जगदीश टाइटलर अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की गई है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न तेलंगाना राज्य आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना की समृद्धि की कामना की है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम तेलंगाना के स्टेट के लिए संघर्ष किया है और तेलंगाना आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के जनता के हर कदम पर हम साथ दिया है। तेलंगाना विकास में हमारा रोल है। तेलंगाना जनता के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम करें। आज इसी दृष्टिकोण में हैदराबाद ने आजाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आज हमें आयोजित किया है। उसके बाद पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के जितने भी राजभवन से हर राजभवन में भी और तेलंगाना का फॉर्मेशन डे का उत्सव मना रहे हैं। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राज्य सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक भवन में तिरंगे की लाइटिंग की गई। इस अवसर पर राज्य भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से राज्य को लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लिखा है कि स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। वनों और वन्य जीवन से संपन्न तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाशाली लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यह खूबसूरत राज्य नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में उभर रहा है। तेलंगाना के निरंतर विकास और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि तेलंगाना के स्थापना दिवस पर इस शानदार राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। इसके लोगों के कौशल और इसकी समृद्ध संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। मैं तेलंगाना के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी स्थायित्व को जीवन शैली विषय पर 2 दिन की Y20 बैठक कल शुरू हुई। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत युवा देश के रूप में उभर रहा है तो युवाओं को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए अमरकंटक से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलते हैं। इस परामर्श बैठक में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न समूहों में कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।
देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि आज गोवा पहुंचेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने के लिए स्टार्टअप 20 एक प्रमुख अवसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी सदस्यों को एक साथ लाता है और सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। बैठक का केंद्र बिंदु ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनिकेशन पर आम सहमति बनाना होगा, जिसे स्टार्टअप 20 के हाल ही में जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए प्रकाशित किया गया है। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस, स्टार्टअप 20X श्रृंखला के भाग के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज में उल्लिखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण कल देर शाम किया गया। ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर तक है। ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप पर एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए इस मिसाइल को दागा गया। DRDO सूत्रों के अनुसार परीक्षण सभी मापदंडों पर खरा उतरा है। अग्नि प्रथम भारतीय सशस्त्र बलों के जखीरे में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है। देश में ही निर्मित 15 मीटर लंबी और 12 टन वजन का यह प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध से ले जाने में भी सक्षम है। संघ लोक सेवा आयोग ने आगामी 2 जुलाई को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और भविष्य निधि सहायक आयुक्त परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। ये केंद्र मिजोरम के आइजोल, नागालैंड के कोहिमा, मेघालय में शिलोंग, असम के दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली में है। इम्फाल केंद्र के उम्मीदवार IBRS के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। और देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के संकेत मिलने का सिलसिला जारी है। मई महीने में देश में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है। देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स 31 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही साथ बीते 9 वर्षों में दूध और डेयरी उत्पादों के लिहाज से भी खपत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज के न्यूज लेंस में जानिए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के इन तमाम संकेतों के विस्तार से आखिर मायने क्या है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरों के मिलने का सिलसिला जारी है। GDP के बाद GST संग्रह के शानदार आंकड़े सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में 1,57,090 करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ है। अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो पिछले वर्ष 2022 के मई महीने में GST संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष मई महीने के मुकाबले इस वर्ष मई महीने में GST संग्रह में 16,205 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी मई 2023 में GST संग्रह बीते साल के मई महीने के मुकाबले 12% ज्यादा है। गौरतलब है कि मई लगातार 14वां महीना है जब मासिक GST संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद से अब तक GST संग्रह में 5 बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। रिकॉर्ड तोड़ GST संग्रह के अलावा देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स मई महीने में 58.7 पर पहुंच गया है, जो कि 31 महीने का उच्चतम स्तर है। गौरतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग PMI के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां, ऑर्डर, बिजनेस एक्टिविटी को मापा जाता है। अगर PMI इंडेक्स 50 से नीचे होता है तो यह गिरावट का संकेत होता है और अगर 50 से ज्यादा होता है तो यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बेहतरी का संकेत होता है। साथ ही साथ देश में मई महीने के दौरान कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।
मई महीने में देश में 76 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष 2022 के मई महीने में 71 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था, यानी मई 2023 में कोयले का उत्पादन बीते साल के मई महीने के मुकाबले 7.1% ज्यादा है। इसके अलावा भारत में बीते 9 वर्षों में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन और खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों के देश में दूध उत्पादन में 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां देश में 2013-14 में 137 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वहीं 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 221 मिलियन टन हो गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में करीब 24% का योगदान देता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के परिणाम स्वरूप 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2013-14 में 303 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 444 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। साथ ही मई 2023 में देश के वाहन उद्योग ने शानदार प्रदर्शन किया है। मई में वाहन उद्योग ने 3,34,802 घरेलू यात्री वाहनों की अब तक की सर्वाधिक थोक बिक्री दर्ज की है। गौरतलब है कि मई में सर्वाधिक थोक बिक्री का उच्चतम स्तर 2018 में देखा गया था, जब घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,01,238 दर्ज की गई थी। जानकारों के मुताबिक देश में जीएसटी संग्रह का लगातार बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स का 31 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचना, कोयले के उत्पादन में वृद्धि होना, साथ ही साथ वित्त वर्ष 2022-23 में GDP का 7% से ज्यादा रहना, देश में उपभोक्ता मांग में तेजी के साथ देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 डेज 100 पेज अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य 100 दिनों के भीतर हर जिले में प्रत्येक बैंक की टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना और उसका निपटारा करना है। इस दायरे में 100 जिलों में हुए बैंक शामिल किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में जमा लावारिस रकम की मात्रा को कम किया जा सकेगा और डिपॉजिट को उसके सही मालिक और दावेदारों तक पहुंचाया जा सकेगा। किसी जमा को लावारिस यानी अनक्लेम्ड तक माना जाता है जब उस डिपॉजिट पर 10 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई गतिविधि नहीं होती है। इसके बाद बैंक ऐसे जमा राशियों को RBI द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। RBI के अनुसार ऐसे लावारिस जमा की बढ़ती संख्या बचत और चालू खातों को बंद न करने के कारण होती है, जिसे डिपॉजिटर तब संचालित नहीं करना चाहता, जिसके अलावा मैच्योर FD को क्लेम नहीं करने के कारण भी ऐसा होता है। RBI ने कहा कि ऐसे मामलों भी सामने आए हैं जब किसी डिपॉजिटर के मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी दावा करने के लिए आगे नहीं आते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इस दौरान किसानों की बेहतरी की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जिसका नतीजा है कि कृषि प्रधान देश का अन्नदाता खुशहाल हो रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ती रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि देश के किसान की खुशहाली मोदी सरकार का लक्ष्य है। बीज से बाजार तक, आधुनिकीकरण की दरकार तक, मौसम की मार से आमदनी की रफ्तार तक, कृषि प्रधान देश, कृषि समर्पित सरकार, अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। देश के किसान की खुशहाली मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही कृषि आधारित योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। देश के किसान की आमदनी बढ़ती रहे, मौसम के जोखिमों से फसल सुरक्षित रहे, खेती से जुड़ी आवश्यक जानकारियां किसानों को सही समय पर मिलती रहे और उनका सम्मान भी बढ़ता रहे, यही प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प और विजन है। इसी विजन का परिणाम है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। कुछ वर्षों पहले तक किसानों को बारिश पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता था। ज्यादा बारिश या कम बारिश
दोनों ही सूरत में फसल को नुकसान होता था। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मौसम की वजह से चौपट हुई फसल पर मजबूत सुरक्षा मिली है। वहीं पीएम कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है। इससे फसल का उत्पादन और किसानों की आमदनी दोनों बढ़ी है। आमदनी आती है अच्छी फसल से। एक अच्छी पैदावार के लिए किसानों के पास कृषि आधारित सटीक जानकारी होना आवश्यक है। मोदी सरकार जो जानकारी किसानों को उपलब्ध करा रही है, उसकी मदद से किसान स्मार्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सीड से सॉइल हेल्थ, इंश्योरेंस से इरिगेशन, एमएसपी से मार्केट तक की अप्रोच ने किसानों को मजबूती प्रदान की है। और जब किसान मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था देश को मजबूती प्रदान करती है। यही सरकार की सोच है। इसी सोच से बनती है ऐसी योजनाएं जो किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। लागत से 50% अधिक एमएसपी से कीमतों में उतार चढ़ावों से किसानों को सुरक्षा मिल रही है। तिलहन हो या दलहन, बढ़ी हुई एमएसपी पर खरीद से दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको ई-नाम के जरिए सीधे बाजारों से जोड़ा गया है, जिससे बाजारों की पारदर्शिता, प्रतियोगिता और फसल की गुणवत्ता बढ़ी है। सरकार की सोच, नीयत और नीतियों में देश के किसान का हित है। मोदी सरकार की पहल से कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा है। सरकार खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रही है। इसके लिए वो कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन का प्रयोग किसान कीटनाशकों के छिड़काव में कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए भी एसओपी बनाए हैं कि किस फसल में किस कीटनाशक का छिड़काव किया जाए, जिससे समय, कीटनाशक की बर्बादी और खर्चा तीनों बचाए जा सके। किसानों को नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। फसलों की खेती के अलावा मोदी सरकार किसानों को कमाई के दूसरे अवसर भी मुहैया करा रही है। सोलर पैनल, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, शहद उत्पादन जैसे कमाई के दूसरे जरियों से किसानों की आय और खेती का दायरा भी बढ़ रहा है। कृषि बजट में वृद्धि और मोदी सरकार की कृषक आधारित योजनाओं से किसानों का हौसला और उत्पादन दोनों बढ़े हैं। पीएम मोदी ने श्री अन्न के उत्पादन और उसकी खपत पर भी जोर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना चलाई है। श्री अन्न यानी धान्य में सर्वश्रेष्ठ। ये पीएम मोदी की ही पहल है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मना रहा है। मोदी सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं का ही नतीजा है कि किसान सिर्फ अपने क्षेत्र या देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा विश्व उनके लिए एक बाजार बन गया है। तो ये वीडियो संदेश इस बात को दिखाने के लिए काफी है कि कैसे लगातार बीते 9 वर्षों में देश के अन्नदाता के लिए तमाम प्रयास किए गए, जिसका फायदा देश के किसानों को मिलता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर।
और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में वक्त है खेल की खबरों को देखने का। और खेल की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या कुछ बड़ी खबरें या सुर्खियां खेल के मैदान से आज? शुक्रिया आरिंद। खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे हॉकी की खबर के साथ, जहां पर भारत ने पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारतीय जूनियर टीम ने ओमान में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही भारत ने मलेशिया में होने वाले FIH पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने चौथी बार जूनियर एशिया कप पर कब्जा किया है। भारत के लिए अंगद बीर सिंह ने 13वें और अरिजीत सिंह ने 20वें मिनट में गोल किए। वहीं पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल 37वें मिनट में अब्दुल बशरत ने किया। इससे पहले भारत ने 2004, 2008 और 2015 में जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता था। टीम इंडिया की इस जीत के बाद हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड ने टीम के खिलाड़ियों को 2-2 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल में इस वक्त किरण जॉर्ज का सामना टोमा जूनियर पोपोव से जारी है। पहले गेम में किरण को हार मिली है, उन्हें 21-16 से हार मिली है। ऐसे में दूसरे गेम में उनका संघर्ष जारी है। गौरतलब है कि किरण ने दूसरे दौर में विश्व के 26वें नंबर के खिलाड़ी चीन के वेंग होंग यांग को 21-11, 21-9 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। वहीं पुरुष एकल में युवा स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य का सामना आज मलेशिया के लियोंग जून हाओ से होगा। इससे पहले उन्होंने अंतिम 16 के मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त चीन के ली शी फेंग को सीधे गेम में 21-17, 21-15 से हराया था। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में छठी वरीयता प्राप्त होल्गर रूने ने तीसरे दौर में स्थान बना लिया है। दूसरे दौर में रूने ने विपक्षी खिलाड़ी फ्रांस के गेल मॉनफिल्स के मैच से हट जाने के कारण अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष एकल में ही चौथी वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट को दूसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। रूट ने दूसरे दौर के मुकाबले में इटली के गियोलियो जेपेली को 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 से हराया। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। श्वांतेक ने आसान जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश किया। उन्हें दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की क्लेयर लियू को सीधे सेट में 6-4, 6-0 से शिकस्त दी। महिला एकल में ही 16 वर्षीय रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मुकाबले में एंड्रीवा ने फ्रांस की डायने पेरी को सीधे सेट में 6-1, 6-2 से हराया। महिला एकल में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शानदार फॉर्म में चल रही रायबाकिना ने दूसरे दौर में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। ट्यूनीशिया की 7वीं में प्राप्त ऑन्स सेब्योर भी आसान जीत के साथ दूसरे दौर की बाधा पार कर ली। ऑन्स सेब्योर ने फ्रांस की ओसिने डोडिन को सीधे सेट में 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। तो आनंद, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। विश्व प्राइम में पहली खबर पाकिस्तान से, जहां विदेशी मुद्रा भंडार में 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। एक सप्ताह के अंदर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21.81 करोड़ डॉलर कम हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक देश का रिजर्व 9 अरब 73 करोड़ डॉलर के स्तर से गिरकर 9 अरब 51 करोड़ डॉलर पर आ गया है। वहीं केंद्रीय बैंक का भंडार 4 अरब 19 करोड़ के स्तर से गिरकर 4 अरब 9.7 करोड़ डॉलर हो गया है। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 42.23 करोड़ डॉलर की जमा राशि है, जो पिछले हफ्ते 5.5 अरब डॉलर से ज्यादा थी। पाकिस्तान की वार्षिक मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 37.97% दर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान वर्तमान में एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
पाकिस्तान उच्च विदेशी ऋण, कमजोर स्थानीय मुद्रा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। खाद्य समूह में पिछले वर्ष की तुलना में मई में जिन वस्तुओं की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई उनमें आलू, गेहूं का आटा, चाय, गेहूं और अंडे तथा चावल शामिल है। गैर खाद्य श्रेणी में पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी, मोटर ईंधन, कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट और माचिस की कीमतों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वृद्धि देखी गई है। इससे पहले साल दर साल मुद्रास्फीति का उच्चतम प्रतिशत अप्रैल में 36.4% दर्ज किया गया था। सीपीआई में नवीनतम वृद्धि के साथ औसत मुद्रास्फीति इस वित्त वर्ष के 11 महीने यानी जुलाई से मई के बीच में 29.16% तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 11.29% थी। अमेरिकी संसद की सीनेट में सरकार की कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक पारित हो गया है। इससे पहले इस विधेयक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पारित कर चुका है। इस विधेयक के संसद के दोनों सदन में पारित होने से अमेरिकी सरकार पर मंडरा रहा है कर्ज संकट का समाधान हो सकता है, क्योंकि सरकार की कर्ज लौटाने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक है और इसकी वजह से सरकार पर डिफॉल्टर होने का खतरा बन गया था। नया विधेयक डेट सेसिलिंग का कर्ज सीमा को 1 जनवरी 2025 तक के लिए निलंबित कर देगा। अब आगे की प्रक्रिया में इस विधेयक को जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय भेजा जाएगा, जहां बाइडेन इस पर अपने दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सरकार पर $31.4 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में तालिबान पर गंभीर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन को आतंकवाद, मादक पदार्थों और तस्करी और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान के स्वामित्व वाली संपत्ति से जुड़े सभी लेन देन अवरुद्ध और गैर कानूनी होंगे और किसी भी वीजा या अन्य प्रवेश अनुमति दस्तावेज को अमान्य कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि स्वीडन जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा। उन्होंने स्वीडन को सैन्य संगठन नाटो में शामिल करने के लिए तुर्की और हंगरी के विरोध को दूर करने का संकेत दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के साथ गठबंधन को तोड़ने के प्रयास के बावजूद नाटो और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड के प्रवेश से और जल्द ही स्वीडन के आने से नाटो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अमेरिका ने सूडान में हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का दावा है कि लड़ाई में शामिल पक्ष संघर्ष विराम समझौते का पालन करने में विफल रहे हैं। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक अमेरिका सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी संघर्ष में संलिप्त अधिकारियों के साथ ही कुछ अन्य लोगों जो कि सूडान के लोकतांत्रिक परिवर्तन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं या इसमें शामिल हैं पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है। सूडान की सेना ने बुधवार को कहा था कि उसने देश पर नियंत्रण को लेकर अर्धसैनिक बल के साथ हफ्तों से जारी संघर्ष को रोकने के लिए हो रही वार्ता को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि सूडान के दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता कराने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब मध्यस्थता कर रहे थे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मई के महीने में रूस ने कीव पर 17 ड्रोन व मिसाइल हमले किए थे। रूसी सेना ने जमीन से लॉन्च की गई मिसाइलों से राजधानी पर हमला किया। मौजूदा हमले में अपार्टमेंट इमारतों, एक चिकित्सा क्लिनिक, पानी की पाइपलाइन और कारों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि वायुसेना ने रूसी सेना द्वारा हमले में इस्तेमाल 10 मिसाइलों को रोक दिया। इन मिसाइलों की पहचान कम दूरी की इस्कंदर, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के रूप में की गई है। यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली रूसी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने में अधिक प्रभावी साबित हो रही है, लेकिन इमारतों में रूसी हथियारों का मलबा गिरने से जान माल का नुकसान हुआ है। और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। कोच्चि में समुद्री प्रशिक्षण हासिल कर रहे रॉयल सऊदी नौसेना बल कैडेट्स ने नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार से मुलाकात की है और उनसे बातचीत भी की।
इस बल के 55 कैडेट्स भारतीय नौसेना के पोत प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में INS तिर और INS सुजाता से जुड़े हुए हैं। नौसेना प्रमुख को इस दौरान बंदरगाह और जलपोत प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई, जिसमें जानकारी से परिपूर्ण समुद्री उड़ानें शामिल हैं। इन कैडेट्स ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर समुद्र में 10 दिन पूरे कर लिए हैं। समुद्री उड़ानों के दौरान उन्हें नेविगेशन और सीमाइनशिप के व्यवहारिक पहलुओं पर कठोर प्रशिक्षण से रूबरू कराया गया, जिसमें समुद्र में विमान संचालन, लंगर डालना, तटीय नेविगेशन, समुद्र में पुनः आपूर्ति, समुद्री नौकाओं, अग्निशमन और आपातकालीन अभ्यास में नेविगेशन पर जोर दिया गया। कैडेट्स के लिए पाल प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी पर 2 दिवसीय बंदरगाह प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है, ताकि उन्हें एक पाल जहाज पर भी जीवन की कठोरतम परिस्थितियों से परिचित कराया जा सके। And from the first day, we have reached Kochi Harbour, have been divided into 2 groups. We started our education in India. We feel like Saudi Arabia. ठीक है, अच्छा, नमस्कार. Together we will continue to work towards a safer and more prosperous future. इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के संग में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन DT न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।